अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ इश्क पार्ट 20। किचन में मुलाजमीन मसरूफ़ थी। एक आ रही थी तो दूसरी जा रही थी। कशमाला को अंदर आता देखकर मौजूद दोनों मुलाजमीन मुस्कुराए थे। इनमें से एक वो थी जिसने आकर कशमाला को बताया था कि इकराज गुस्से में है और उसे ढूंढ रहा है। बाजी, क्या चाहिए आपको, मुझे बता दे। वो फौरन पास आई। कशमाला सर नफ़ी में हिलाती खुद ही कैबिन की तरफ बढ़ गई। आप क्या कर रही है? कैबिन खोलकर उसने खंगालते हुए पूछा था। वहीं पास ही चूल्हे पे चाय पक रही थी। जहाँ कपें भर भर कर ट्रे में दूसरी मुलाजमा लेकर जाती बाहर मर्दों को दे रही थी। रात में सर्दी की बदौलत चाय का एक अच्छा तरीका था खुद को गर्म रखने का। जी कुछ नहीं, बस चाय ही काफ़ी है। आपको या आपके मियाँ को चाहिए, कुछ चाहिए? जी, आपको या आपके मियाँ को चाहिए जी चाय? वैसे जी एक बात कहूँ, चाय डालते वो बोल रही थी और कशमाला झिंझिलाते चिप्स का पैकेट ढूंढ रही थी जो जाने कहाँ अरीशा बीबी ने देखा था। जी कहें, मसरूफियत ने बेजारी से कहा। आपकी और आपके मियाँ की जोड़ी है बड़ी सोनी जी। आप दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हो। वो तो जी आपका दीवाना है। नूरीन बाजी, बातें ना करो और जल्दी से चाय के कप लाओ। एक ट्रे मुझे दे दो और दूसरी खुद लेके आओ। कशमाला इसकी बात पे घूमकर कुछ कहने वाली थी जब बाहर खड़ी दूसरी मुलाजमा के पुकारने पे वो ट्रे संभालती मुस्कुराती बाहर चल दी। चंद पल कशमाला ने रुककर उसकी बात पे गौर किया और फिर आखिरी कैबिन से हटकर दूसरे कैबिन को खोल लिया। नीचे चूल्हा वैसे ही जल रहा था। इधर क्या ढूंढ रही हैं? हम तो यहाँ हैं। तुराब की पुश्त से आवाज़ पे कशमाला डरकर फौरन पीछे को घूमी। तुराब कुछ ही फासले पे खड़ा मुंह में सिगरेट डाले किचन में बदबूदार धुआं छोड़ते कशमाला को देख रहा था। कशमाला को एकदम से खौफ महसूस हुआ। घबराकर उसने कदम उठाना चाहा, मगर मुकाबिल जैसे उसकी नीयत समझ गया था, फौरन मजीद जम गया। आप इतना डर क्यों रही हैं? उसके खौफ से कांपते वजूद को उसने फौरन नोटिस किया था। और वैसे भी ये बात तो सब जानते ही थे कि कशमाला में एतमाद की कितनी कमी थी। वो तुराब भाई, वो उससे बोला ना गया। डर क्यों रही हैं? आराम से बात करें, मैं कोई आपको खा थोड़ी जाऊंगा। उसने कहने के साथ ही हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो कशमाला ने फौरन डरकर मजीद पीछे होते हल्की सी चीख मारी। ये क्या हो रहा है? तुराब इससे कब्ल के डरती कशमाला को मजीद कुछ कहता, इकराज बिन हाथ की गरजदार आवाज़ ने माहौल में सन्नाटा भर दिया था। खौफ से आंखें बंद किए और चेहरे के आगे हाथ किए खड़ी कशमाला ने फौरन चेहरे से हाथ उठाकर सहमी हुई नज़रों से उसे देखा था। वो हमेशा उसको बचाने कैसे आ जाता था, कभी ट्रैफिक में, कभी गर्मा की दोपहर में सुनसान गलियों में, कभी बेयार मददगार भागते हुए वो सामने आ जाता था, और कभी अस्पताल की सियाह तारीक राहदारियों में वो उसकी मदद के लिए आ मौजूद होता था। वो उससे हर बार बचाता था, हर बार उसके गिर्द अपना हिसार खींच लेता और उसकी पुश्त सहलाकर यकीन दिलाता था कि अब वो महफूज है। कशमाला को एकदम से इकराज बिन हाथ के बाजू की ज़रूरत महसूस हुई थी। वो उसके कंधे से लगकर रोना चाहती थी। उसकी आंखें तेज़ी से भरने लगी। इकराज ने कशमाला की आंखों में खौफ और बेबसी देखा तो शदीद गुस्से के इजहार के तौर पर उसकी सियाह आंखें कुछ देर कब्ल की चमकदार आंखों में एकदम से सर्दी सी भर उभरी थी। वो एकदम से पत्थर लगने लगा। तो राब ने इकराश को पहली बार यहाँ देखा था। वो आज सुबह ही इस्लामाबाद से लौटा था और शाम में दोस्तों के साथ मैरिज हॉल चला गया था। अभी कुछ देर कब्ल वहाँ से आया था। सो उसे इस बात का सरे से इल्म ही नहीं था कि कशमाला शादीशुदा है, और ये भी कि उसकी शादी हुई किससे है। इकराश को देखकर एकदम से आँख के करीब लगी चोट ताज़ा हो गई। कशमाला ने रोते हुए कदम उसकी तरफ बढ़ाने चाहे जब एकदम से पीछे चूल्हे में लगी आग ने उसके आंचल को अपनी लपेट में ले लिया। इकराज जो कि गुस्से से तुराब की तरफ बढ़ने वाला था, कशमाला के चीखने पर और फिर दुपट्टे को छूती आग को देखकर उसने तेजी से उसकी तरफ बढ़ते दुपट्टा उसके कंधे से खींचकर सिंक की तरफ उछाल दिया और खौफ से रोती कशमाला के गिर्द बाजू लपेट लिए। वो उसके कॉलर को दबोचे बस खौफ से रोए जा रही थी और इकराज बिन हाथ उसके कंधे को सहलाता बस उससे सब ठीक है कह रहा था। तुराब का हाल अलग ही बुरा था। ये क्या कर रहे हो तुम? कशमाला को इकराज के इतना करीब देखकर वो सदमे से बोला तो इकराज ने बमुश्किल जब्त करते कशमाला को खुद से अलग किया था। फिर उसका चेहरा हाथों में लेकर ज़रा सा सामने को झुका। कुछ भी नहीं हुआ, परेशान नहीं होते, अब तुम ठीक हो? ठीक है,
कभी कभी हमें दूसरों को बताना पड़ता है कि वो ठीक है। उन्हें जिसका खौफ था अब वो नहीं रहा। उसके नरमी से और मोहब्बत से कहने पे कशमाला ने रोते हुए सर जज्बात में हिलाया। पीछे खड़े तुराब को तो जैसे मौत पड़ रही थी। कशमाला के गिर्द बाजू लपेटते वो उसे बाहर लेके गया और मुलाजमा को बुलाकर उसके कंधे पे दुपट्टा डाला और फिर उसने अरीशा के कमरे की तरफ भिजवा दिया। इस सब से फारिग होकर अब वो किचन की तरफ बढ़ा था। किचन में जाकर उसने हैरान परेशान खड़े तुराब को नज़रअंदाज करते किचन को अंदर से बंद किया तो तुराब एकदम से चौकन्ना हुआ था। ये तुम दरवाज़ा बंद क्यों कर रहे हो? सड़क पे पड़ी मार अब भी उसके दिल में बराबर पहले दिन की तरह आग का काम कर रही थी। इकराश ने मुड़कर जवाबन आस्तीन चढ़ाते कदम उसकी तरफ बढ़ाए। शिकार को बूझने से पहले तक की तैयारी वो करीब हो रहा था तो तुराब डर कर पीछे हट रहा था। चंद कदम ही अभी वो पीछे हटा था जब इकराश बिन हाद ने उसे गर्दन से दबोच लिया। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे उसके इर्द गिर्द नजर ना आओ। मुझे समझ नहीं आई थी क्या? उसकी गर्दन को दबोचकर उसके कान में झुककर उसने कहा था। सांस गैर हमवार थी और यूं जैसे अंदर उसकी लावा पक रहा था जो बस किसी भी लम्हे फटने को तैयार था। आंखों में ऐसी जुनूनियत थी कि लगता था इसमें इंसानियत नाम को भी नहीं। तुराब का दम घुटने लगा। तुम उसके मामा नहीं हो? वह मुश्किल बोला तो इकराज बिन हाथ का कुछ गुस्सा जब्त से बाहर होने लगा। उसने उसकी गर्दन को छोड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं उसका क्या लगता हूँ, कहकर वो उसे घसीट कर चूल्हे की तरफ ले गया था और फिर उससे कब्ल के तुराब उसकी हरकत समझता उसने उसका हाथ सीधा आग पे कर दिया। तेज आग पे हाथ लम्हों में जलने लगा। तुराब बेबसी से फड़फड़ा रहा था और उसे फड़फड़ाता देखकर इकराज बिन हाथ जैसे सुकून महसूस कर रहा था। वो बीवी है मेरी। 10 मिनट पकड़ने के बाद हाथ को झटका देते उसने उसकी इत्ला में इजाफा किया था और फिर तकलीफ से बिलबिलाते तुराब को वहीं छोड़कर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। लेकिन यूँ लगता था अभी भी सुकून नहीं मिला। सो वापस आया और हाथ को पकड़े दर्द से बिलबिलाते तुराब के मुंह पे रखकर उसने एक मुक्का मारा था। अब ठीक है। बाहर से गानों की आवाज़ आ रही थी और दूर खड़ी वो कमरे की खिड़की से भी हंसती अरीशा को आसानी से देख सकती थी। कशमाला की आंखों से आंसू मजीद तेज़ी से निकलने लगे थे। इकराश ने दरवाजे के करीब रुकते अपने हाथ को देखा और फिर वही हाथ मुंह पे फेर कर चेहरे के तासुरात को ढक लिया। नौब घुमाकर वो कमरे में दाखिल हुआ था मगर इस कदर खामोशी के साथ कि कशमाला उसकी छाप को भी महसूस न कर सकी। बगैर कोई आहट पैदा किए वो उसके साथ जा खड़ा हुआ तो कशमाला ने बिल्कुल किसी मामूल की तरह खिड़की से नज़र हटाकर उसके संजीदा चेहरे को देखा था। उसके चेहरे पे कोई तासुर नहीं था, ना गुस्से का और न जलन का। वो बस संजीदा था और बर्फ़ की तरह सर्द। कशमाला ने होठ भींचकर चेहरे का रुख मोड़ लिया। नज़र फेर लेने से अब कुछ नहीं होगा, वो बोला तो लहजा भी सर्द था। कशमाला की सिसकी कमरे की सनसनाती खामोशी में उभरी। इकराश ने होठ भींच लिए। मैंने कुछ नहीं किया। वो रोते हुए चेहरे पे हाथ रखकर ज़मीन पे बैठ गई थी। इकराश फौरन उसकी तरफ बढ़ा। ये क्या कर रही हो? मुझे डर लग रहा है। इकराश चेहरे पे हाथ गिराए उसने न जाने अपने किस डर का जिक्र किया था। इकराश ने उसके गिर्द बाजू लपेट लिए। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके लहजे में अब की बार एहसासात की गरमाइश थी। कशमाला ने रोते हुए सख्ती से उसके कॉलर को जकड़ लिया था। उसके महज एक सिसकी को सुनकर उसके चेहरे पे तकलीफ के तासुरात उभरने लगे थे। वो लोगों को मार सकता था, यही तो एक काम था जिसमें वो अच्छा था, मगर कशमाला की एक सिसकी उसे मार सकती थी। उससे अभी अभी वो आगाह हुआ था। मैंने कुछ भी नहीं किया। वो उससे बोला नहीं जा रहा था। मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और बेफिक्र रहो, अब वो तुम्हें भी कुछ नहीं कहेगा। कशमाला को लिए वो बेड पे जा बैठा था। कशमाला ने रोते हुए उसे देखा। मुझे घर जाना है। और तुम्हारी दोस्त की शादी? उसके लहजे में और लफ्ज़ों में कोई शिकवा नहीं था। वो पता नहीं क्यों ऐसा था कि कशमाला को बगैर कुछ जताए उसकी हर परेशानी को अपने अंदर जज्ब कर लेता था और कभी उसको दोबारा उसकी कोताहियों के तंज नहीं करता था। कशमाला ने नम आंखों से उसे देखा और बोली तो लहजा काँप रहा था। मुझे यहाँ नहीं रहना। हम कल फिर आ जाएंगे। ठीक है, चलो। अगली मजीद कोई बात किए बगैर वो उसका हाथ थामे बाहर की तरफ चल दिया था। इस बात से बेपरवाह के मेज़बान क्या सोचेंगे, लेकिन उसने कभी किसी की परवाह की थी कि कौन क्या सोचेगा। कशमाला क्या सोचती है, क्या चाहती है, यही सबसे अहम और अफजल था उसके लिए।
कशमाला ने उदासी से हाथ में पकड़े फ़ोन को पर्स में रखा और फिर साथ बैठे इकराज को देखा, जो नीले रंग की शलवार कमीज़ में उसी के साथ मैचिंग किए लिबास में था और जिसने उसके साथ से न उठने की कसम खा ली थी। गोया कि कल रात के वाक़ये के बावजूद अरीशा की शादी पे दिल से खुश होना चाहती थी, लेकिन खुशी थी कि कहीं ढूंढने से भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। वो दोनों स्टेज पर अरीशा और अरसलान के सामने बैठे थे, लेकिन इनके चेहरों पे न जाने क्या ऐसा लिखा था कि किसी ने भी उनको नहीं बुलाया। सब ही इन दोनों की शादी को लेके पुरजोश थे, लेकिन इस सब में इकराज बिन हाद और कशमाला की खुशी को जैसे नज़र लग गई थी। इकराज उसके गर्दन घुमाने पे अपनी गर्दन घुमाता था, उसके बैठने पे साथ बैठ जाता था और खड़े होने पे फ़ौरन खड़ा हो जाता था। कशमाला को जहाँ उसका यूँ प्रोटेक्टिव होना अच्छा लग रहा था, वही हॉल में मौजूद लोगों की नज़रें अपने आप ये भी महसूस हो रही थी। अब की बार कशमाला ने उसकी तरफ फिर से नज़र घुमाकर देखा तो इकराज ने भी नज़र वापस घुमाकर कशमाला को देखा। कशमाला की आंखों में हल्की सुर्खी इस बात की गमास थी कि वो शायद रात में किसी पहर रोती रही है, और बार बार इकराज बिन हाथ से नज़र चुराने की वजह भी शायद यही थी। इकराज ने उसके नज़र का जाविया बदलने के बावजूद उससे नज़र नहीं हटाई, बल्कि अब की बार कशमाला के कान में डाले बड़े से गोल्डन झुमके को, जिसके नीचे सुर्ख नीले फ्रॉक से इम्तिजाज खाते मोती को हिलाते उसके कान में सरगोशी की थी। कानों में झुमके, तिरछी नज़र और ये तबस्सुम तेरा, हाय हाय दिल मेरा ले गया, ये अदा तेरी, ये अंदाज तेरा। उसके कान में झुककर कहे गए लफ्ज़ों पे कशमाला की उदासी लम्हों में उड़ी। उसने अब की बार मुस्कुराहट दबाते चेहरे का रुख मोड़कर फ़ौरन हाथ मुंह पे रखकर गुलाबियाँ छलकाते गाल छुपाने चाहे थे। करीब ही खड़े कैमरे वाले की नज़र भी जैसे इन आफताब महताब की जोड़ी पे थी। इकराज को कशमाला की तरफ झुका देखकर फ़ौरन स्टेज से हटकर सामने आ गया। सर, मैम, आप दोनों की पिक्चर प्लीज़। इससे कबल के कशमाला गड़बड़ाकर मना करती, इकराज ने फ़ौरन हाथ उसके हाथ में डाले, मुस्कुराकर कैमरे वाले को पोज दिया था। प्लीज़ अब आप दोनों खड़े हो जाए। दुल्हन दुल्हा तो जैसे उससे भूल ही गए थे, और इकराज बिन हाथ कुछ भी जैसे मौका चाहिए था, फ़ौरन कशमाला का हाथ पकड़े खड़ा हो गया। डियर वाइफ, पूरी ज़िंदगी का सवाल है, प्लीज़ पोज अच्छा दीजिएगा। कशमाला उसे नाराज़गी से घूर कर मना करना चाहती थी। इकराज ने उसके गिर्द बाया बाजू लपेटते नरमी से कहा तो कशमाला ने बेसाख्ता अपनी मुस्कुराहट रोकी थी, क्योंकि शायद इकराज बिन हाथ के मुंह से डियर वाइफ सुनने पे उसे हंसी आई थी, या फिर शायद उसने पहली बार किसी के मुंह से अपने लिए डियर वाइफ जैसे अल्फाज सुने थे। वो मुस्कुराई तो इकराज ने बेसाख्ता उसको देखा था, और यही वो लम्हा था जब कैमरामैन ने इन दोनों की तस्वीर ली थी। तस्वीर लेके उसने तस्वीर को लम्हे भर को देखा और फिर मुस्कुराकर जैसे मुतासिर होते दोबारा उनकी तरफ मुतवज्जा हो गया। सर, प्लीज़ मैम के कंधे पे हाथ रखें। ये कैमरामैन का इधर हुक्म हुआ और इधर इकराज बिन हाद ने तामील की, और इस सब में लोगों की नज़रों से खफा कशमाला मारे शर्मिंदगी के ज़मीन पे गिरे जा रही थी, मगर इकराज बिन हाथ की ढिठाई हद से सिवा थी। कशमाला ने कुछ झंझलाकर वापस बैठना चाहा तो इकराज ने फ़ौरन आंखें दिखाई थी। कशमाला गहरा सांस लेके रह गई। अब की बार वो कैमरे वाले के कहने पे इकराज के साथ खड़ी थी, और इकराज का चेहरा पूरा उसकी तरफ था। कैमरे वाला बार बार कशमाला की आंखों में देखने का कह रहा था, और वो मोमेंट इतना ऑकवर्ड था कि वो बस वहाँ से भाग जाना चाहती थी। तुम्हारे अंदर इतनी जादुई कशिश है कि मैं हर रोज़ तुम्हें देखता हूँ, और हर रोज़ कोई नई बात मुझे तुमसे मोहब्बत करने पे मजबूर कर देती है। मुझे लगता है मोहब्बत की जिस इंतहा पे मैं अब हूँ वही अफजल है, लेकिन नहीं, मैं हर रोज़ तुम्हें देखते एक नई इंतहा से रोशनास होता हूँ। उसने कहा तो कशमाला की आंखें लम्हे भर को इकराज बिन हाथ के सिया चमकदार आंखों पे ठहरी। सहर बस लम्हों का था, जो बस यूं समंदर की लहर की तरह उसकी तरफ आया और फिर बुलबुले की तरह फट गया। इकराज के चेहरे से नज़र हटकर उसके पुश्त पे खड़े शख्स को देखकर साकित हुई, जिसके हाथ में सफ़ेद पट्टी थी, और वो नफ़रत से इन दोनों को देख रहा था। इकराज ने मुड़कर देखा और फिर कशमाला के तहफ़्फ़ुज़ महसूस करने के गर्ज से उसके गिर्द बाजू लपेट लिया। यह उसका एक मखसूस अंदाज था। कशमाला ने होठ काटते इकराज को देखा तो उसने बस यूं ही आंखों में उसे हौसला दिया। अपार्टमेंट की बालकनी में वो अपनी मखसूस जगह पे खड़ा था, और सर्द हवा में क्रिश्चियन उनकी खुशबू ने बसेरा कर रखा था। रुबाब रहमान ने पहले
हाथ में पकड़े फ़ोन पे भाई की आती कॉल को देखकर कुछ बेजारी से सेल को कोट की जेब में डाला और फिर बालकनी की जानिब बढ़ गई। सर, टिकट कितने बजे की करवाऊं? कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिला था, लेकिन नौफिल जहांगीर के चेहरे पे कहीं भी खुशी के तासुरात नहीं थे। अलबत्ता जहांगीर मलिक साहब बहुत खुश थे। रुबाब की बात पे गहरी सोच में डूबे नौफिल की सोच का ताना बाना टूट गया। मिस रुबाब, आपको ज़िंदगी में कभी किसी बात पे पछतावा हुआ है? उसकी बात को नज़रअंदाज करते सवाल पूछा तो रुबाब ने चौंक कर नौफिल जहांगीर को देखा। वो घूमा। कुछ ऐसा करने का पछतावा जो आप नहीं करना चाहते, लेकिन हालात आपसे करवाने पे मजबूर कर देते हैं। क्या आपको कभी ऐसा पछतावा हुआ कि आपको अपना ही आप भारी महसूस होने लगा? वो संजीदा था, बेहद संजीदा। रुबाब नौफिल जहांगीर को चंद लम्हे देखा और फिर चेहरा झुकाकर फर्श को देखने लगी। सर, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अरसा पहले ही पछतावों की लिस्ट लिखनी छोड़ दी थी। मैं एक बूढ़ी माँ और बीमार भाई की सरपरस्त हूँ और बगैर सोचे समझे किए गए फैसलों पे रुककर वक्त ज़ाय करना मैं अफोर्ड नहीं करती। नौफिल ने गहरा सांस लिया। कल शाम की फ़्लाइट बुक करें, कहकर वो वापस नीचे देखने लगा था। रुबाब वापस मुड़ गई। लाउंज में आते उसने जेब से फ़ोन निकाला ही था जब एक बार फिर से खाला के रिश्तेदार का फ़ोन आने लगा। रुबाब ने गहरा सांस लेके कॉल कनेक्ट करते फ़ोन कान से लगाया। अस्सलामुअलैकुम आंटी, लहजे से बेजारी को छुपाते उसने भरपूर इज्जत का मुजाहरा करते खुश इखलाकी से कहा था। नौफिल ने उसकी आवाज़ से मुड़कर उसे देखा। जी, वो सोफे पे बैठने वाली थी। दूसरी तरफ की बात सुनकर फ़ौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। आप यहाँ आई है? उसे जैसे यकीन न आया था। आखिर को अपने के रिश्तेदार के एकदम से उससे मिलने को इतने बेचैन क्यों होने लगे थे, वो समझ नहीं पा रही थी। आप वहीं रुके, मैं अभी आती हूँ। फ़ोन रखकर वो नौफिल को बताती फ़ौरन बाहर की तरफ भागी थी। अम्मी, आपकी भांजी ने तो लगता है अच्छा खासा हाथ मारा है। देखे तो इतनी आलीशान जगह पे रह रही है। बालों पे हाथ फेरते तबरेज़ ने अपने साथ खड़ी माँ से कहा और फिर वहीं बिल्डिंग के बाहर छोटी सी ओपन कॉफ़ी शॉप की कुर्सी खींचकर बैठ गया। बानो आंटी ने भी सर हिलाते बैठने के साथ बेटे के साथ ही कुर्सी खींच ली थी। एलिवेटर से निकलकर उसने इमारत की वसी खिड़की से बाहर इन दोनों माँ बेटे को देखते हुए नोमान को कॉल की थी, जिसने कॉल के जाते ही लम्हे में कॉल पिक की थी। रुबाब का मूड शदीद ऑफ था। सीधी भाई पे बरस पड़ी। ये बानो आंटी को किसने मेरे बॉस के अपार्टमेंट का एड्रेस दिया है? वो दोनों माँ बेटा या बाहर बैठे हैं। लो, पहुंच भी गए? नोमान ने नाक चढ़ाई। तुम्हें किसने कहा था कि मेरा पता जगह जगह बांटते फिरो? मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ, रिश्तेदारियाँ निभाने नहीं। आप ही अम्मी ने दिया था एड्रेस। मैं तो स्कूल में था, मुझे नहीं पता कुछ भी। अच्छा ठीक है, कहकर उसने फ़ोन रखा और फिर गहरा सांस लेते बाहर की तरफ बढ़ गया। बानो आंटी उसकी अम्मी की कज़िन थी, लेकिन वो उसका भाई उसकी खाला की कज़िन कहते थे, क्योंकि बानो आंटी और उनके ख़ानदान से ऐसा कोई अलग सलिक रखना उनको पसंद नहीं था और वो उन्हें अपने रिश्तेदार तस्लीम करते थे। उसकी बड़ी वजह भी बानो आंटी खुद ही थी, जिन्हें गरीब रिश्तेदारों से बात करना पसंद नहीं था। गोया कि वो खुद भी इतनी अमीर नहीं थी, मगर चूँकि बेटा लंदन में टैक्सी चलाता था तो उनका ख्याल था कि वो ख़ानदान में सबसे ज़्यादा अमीर है। रुबाब ने अपने सफ़ेद लंबे कोट की जेब में सेलफोन अरसा और फिर तमकन से चलती उन दोनों के पास जा रुकी। दोनों ने हील्स की आवाज़ से मुड़कर उसकी सिमत में देखा और फिर हैरान होते उठ खड़े हुए। रुबाब बालों की पोनी बनाए सादा मगर नफीस लिबास में उन दोनों माँ बेटे को पहले से अलग और बारौब लगी थी। आप लोग खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना। उन दोनों को बैठने का कहकर वो कॉफ़ी लेने के लिए शॉप की तरफ बढ़ गई। अम्मी, इसके तो तेवर ही बदले हुए हैं। तबरेज़ हमेशा से बदजुबान था और उसका यही अंदाज रुबाब को सबसे ज़्यादा नागवार गुजरता था। रुबाब ने कॉफ़ी लाकर उनके पास रखी और फिर मुरव्वत से मुस्कुराती बैठ गई। और आंटी, एड्रेस ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई? और तबरेज़ भाई, आपकी टैक्सी सही चल रही है? बानो आंटी ने मुस्कुराकर उसका कंधा थपका। माशाअल्लाह, अच्छी लग रही हो। तुम्हारी अम्मी ने मुझे बताया था तुम्हारी नौकरी के बारे में। कितना कमा लेती हो? उनका सवाल ही मेट्रलिज्म से शुरू होकर उसी पे ख़त्म होता था। उसने कान के पीछे बाल अरसे। इतने काम लेती हो
कि महीने के आखिर में इतने कमा लेती हूँ कि महीने के आखिर में मुझे रिश्तेदारों के हाथ नहीं देखने पड़ते। बानो आंटी अब की बार शर्मिंदगी से हंस दी थी। तबरेज़ ने पहलू बदला। वैसे काफ़ी तेज़ हो गई हो। ये तो आप पहले भी कहते थे। रुबाब के लहजे में बेजारी दर आई। बानो आंटी फौरन बेटे की मदद के लिए आगे बढ़ी। अरे ये तुम लोग किन बातों में लग गए मिस रुबाब? रुबाब रहमान कुछ कहने ही वाली थी जब उससे अपने पीछे से नौफिल की आवाज़ सुनाई दी थी। फौरन चेहरा घुमाकर उसे देखा। वो अपनी जीन्स की जेबों में हाथ डाले खड़ा, आंखों पे सिया चश्मा लगाए उसे ही देख रहा था। रुबाब ने हैरत से बॉस को देखा। नौफिल ने उसे उठता ना देख कर एब्रो उठाए। मेरे ख्याल में हम यहाँ बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में आए हैं, ना कि फैमिली गैदरिंग्स और फन के लिए। क्यों मिस रुबाब? रुबाब झटके से अपनी जगह से उठी थी। सॉरी सर, वो बस मेरे पास इन बातों का वक्त नहीं है, चले फ़ौरन। इसकी बात काटते वो बेपरवाही से आगे बढ़ गया था। दूसरी तरफ से ड्राइवर भी जैसे उसके हुक्म पे आ चुका था। कार आकर उसके सामने रुकी तो ड्राइवर ने निकलकर उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। जबकि उलझी खड़ी रुबाब ने फ़ौरन अम्मी की बहन की कज़िन और उनके बेटे पे लानत डालती भागी थी। नौफिल जहांगीर ने बचाकर उस पे एहसान किया था। वो इसकी एफर्ट ज़ाया नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसने ऐसा इसके लिए किया था। जबकि पीछे अम्मी की बहन की कज़िन और उनका बेटा रुबाब रहमान के बॉस के शिश्के देख कर दंग रह गए थे। ज़िंदगी में उसने बहुत कुछ हासिल करने का ख्वाब देखा था, मगर नौफिल जहांगीर जैसे शख्स का साथ होना एक अजीब और अलग ही ख्वाब था। वो उसकी सेक्रेटरी, इसकी हमराज ज़रूर थी, मगर वो ये भी जानती थी कि उसका संजीदा सा बॉस उसको किसी और नज़र से नहीं देखता। वो उसका मददगार था, उसका मोहसिन था। उसने उसको बहुत बार ऐसी बहुत सारी चीज़ों में मदद की थी जो दफ्तर में उसके अलावा किसी को मुयस्सर नहीं थी, और ये नौफिल जहांगीर की अच्छाई थी। उसने उसके कर्जे अदा करने में मदद की थी, उसकी कुछ दीगर एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छी कारकर्दगी पे तनख्वाह बढ़ाई। वो जब उसके साथ लंदन गई तो उसकी अम्मी की शॉपिंग भी करवाई और बहुत सारी जगहों पे उसका रखवाला बनकर खड़ा हुआ। इस सब में इस शख्स के लिए जो एहतराम और जो एहसासात पैदा हो गए, इस सब ने रुबाब रहमान को अजीब कश्मकश में मुब्तला कर दिया था, और इन एहसासात का अंदाज़ा उसे जहाज़ में नौफिल जहांगीर के साथ वाली सीट पे बैठने से हुआ था। उसके परफ्यूम की खुशबू को अपने अतराफ़ महसूस करते ही उसकी हथेलियाँ अर्क-आलूद हो गई थी, और फिर उसके बाद वो सारा टाइम अपने जज्बात को छुपाने की ही सही करती रही। वो उसे बुलाता, उससे कॉफ़ी बनाने का कहता या कोई और फ़ाइल मांगता। रुबाब रहमान को उसका खुद से गुफ्तगू करना अच्छा लगता था, और यही तो वो मोहब्बत थी जिसकी रुबाब रहमान की ज़िंदगी में कमी थी। गाड़ी को पार्किंग से निकाल कर उसने कशमाला को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया था जब उसकी कार के शीशे पे किसी ने दस्तक दी। इकराश ने तने ज़ावियों के साथ उस लड़की को देखा था, जिसकी आंखों में बेबाकी और चेहरे पे शरारत थी। उसने कुछ बेजार होते कार का शीशा नीचे किया, साथ ही एब्रो उठाई। जी, कशमाला आपके साथ नहीं है? मीशा के बेवकूफ़ाना सवाल पर उसने गहरा सांस लिया। अगर होती तो आपको नज़र आ जाती। मीशा से बात करते उसका मूड शदीद बेजार हो जाता था, लेकिन कशमाला फिर भी जाने क्यों इससे गुफ्तगू करने में खुशी महसूस करती थी। इकराश के लाख बार मना करने के बावजूद भी वो उससे बात करने से बाज नहीं आई थी। आप तो माइंड कर गए, मेरा मतलब है आप जानते हैं वो कहाँ है? मीशा कुछ शर्मिंदा हुई थी। इकराश के माथे पे बल जू के तू ही थे। जी नहीं, रुखाई से कहकर उसने गाड़ी का शीशा वापस ऊपर किया और फिर कशमाला का नंबर डायल करते फ़ोन कान से लगाया। कुन से मीशा की झंझलाहट भरी शर्मिंदगी वो बखूबी देख सकता था। अब आगे। इकराश, आपसे एक बात पूछूं? चॉकलेट खाते उसने ठंडे से कपकपाती आवाज़ में साथ बैठे इकराश से पूछा था। इकराश ने फ़ोन से चेहरा हटाकर कशमाला की तरफ किया तो कशमाला ने एक नाराज़ नज़र डालते चॉकलेट का टुकड़ा उसके मुंह में रख दिया और वापस बात का आगाज़ किया। आपकी कमर पे चोट का कैसा निशान है, और आप उस रोज़ किससे लड़के आए थे? दोनों सवालों पे इकराश ने चेहरा मोड़कर कशमाला को देखा था, संजीदा नज़रें और कुछ नाराज़ भी। कशमाला भी अब की बार देखती रही। दुनिया में भाई के अलावा वो वाहिद शख्स था जिससे वो नज़र मिलाकर बात करती थी, और उसके करीब होते एक इत्मीनान और खुशी महसूस करने लगी थी। जितनी चॉकलेट मीठी है, इतना ही सवाल कड़वा।
मुंह बनाकर उसने चेहरे का रुख बदल लिया। वो आज भी कशमाला की आंखों का दीवाना था। किसी सूरत उसकी तरफ मुसलसल देखना उसके लिए मुमकिन नहीं था। कड़वे सवालों के जवाब भी दे देने चाहे, वो नाराज हुई। तुम जब से आई हो मैंने तुम्हें अपने भाई से बात करते नहीं देखा। मेरी मोहब्बत लगता है असर करने लग गई है तुम पे। वो बात हमेशा से ही बदलने में माहिर था। कशमाला ने मजीद नाराज होते उसे देखा और चेहरे का जाविया बदल लिया। मैं रोज़ इनसे बात करती हूँ और ये बात मुझे आपको बताने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, और प्लीज़ मेरे से ज़्यादा फ्री ना हुआ करे। कहकर वो तो चॉकलेट खाने लगी, मगर इकराज बिन हाथ का कहकहा बेसाख्ता था। अच्छा ठीक है, तुमसे फ्री नहीं होता, वो जो सामने दरख्त लगा है उससे फ्री हो जाता हूँ, या फिर वो जो तुम्हारी डिस्परेट सी दोस्त है ना, उससे। उसने कहने के साथ ही कशमाला को देखा। कशमाला ने नासमझी से इकराज को देखा। आपसे मुझे कभी किसी अच्छी बात की उम्मीद नहीं होती, कहकर वो फौरन उठ गई थी। इकराज ने खामोशी से कशमाला की जाती पुश्त को देखा। इकराज से नाराज होकर वो क्लास में आई थी। उसने बेंच पे बैठते ही इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। आज सुबह से ही मीशा और उसका कजिन कहीं नजर नहीं आए थे। उसने उदासी से सर बेंच पे रखा और आंखें बंद कर ली। आज नानी और मुमानी उसे बहुत याद आ रही थी। उन्हें गए कितना टाइम हो चुका था। मामू की टांगें तकरीबन नाकारा हो चुकी थी, मगर डॉक्टर्स को उम्मीद थी कि वो चलने लगेंगे अगर उनका इलाज हो जाए। और मुमानी इस बात को भूले कि मामू ने कई साल मुड़कर उनको नहीं देखा था। मामू की दिन रात खिदमत में लगी रहती थी। भाई ने अपने बॉस से कहकर अपनी ट्रांसफ़र वहीं की ब्रांच में करवा ली थी और वह अकेली यहीं रह गई थी। फूफू की तरफ तो वो आती जाती थी ही नहीं, और नौफिल भाई के बारे में उनकी हरकतों के बाद तो वो किसी सूरत सोचना भी नहीं चाहती थी। उसने गहरा सांस लेके अंदर की कसाफत को दूर करना चाहा और फिर वापस सीधी हुई तो सामने ही मीशा चलती नजर आई थी। उसने कशमाला को देखकर हाथ हिलाया। उसके साथ उसका कजिन भी था। हाय गोल्डन ब्यूटी, मीशा का उसके लिए देखते साथ ही एक ही तबसरा होता था, जबकि राहिम बस सलाम दुआ लेता था और चुप करके उसे देखता रहता था, गोया कि उसकी नज़र उससे सख्त बुरी लगती थी। लेकिन वो अपने मुंह खुद कुछ नहीं कहना चाहती थी, ख़ास तौर पे इकराज बिन हाथ के सामने तो बिल्कुल नहीं। हाय, क्या हुआ? तुम्हारा वो कज़िन कहाँ गया? मीशा ने फ़ौरन सवाल किया तो कशमाला ने चौंक कर उसे देखा था। वो बस यहीं है। क्यों? नहीं, कुछ नहीं, मैंने तो वैसे ही पूछा है। वो फ़ौरन कशमाला की नज़र से खायफ हुई थी। आपसे मिस कशमाला एक बात पूछूं? राहिम की एकदम से ज़बान में खुजली हुई। कशमाला ने उसे देखा। आप और इकराश बस कज़िन ही हो या? सवाल पूछते साथ ही उसकी आंखों में शरारती सी चमक उभरी थी। कशमाला ने होठ काटे, जबकि मीशा ने मुस्कुराते कशमाला को बगौर देखा था। मेरे ख्याल में कशमाला को इकरार से मोहब्बत है ना कशमाला? आखिर में उसने उसके बालों को शरारत से छेड़ा भी तो कशमाला फ़ौरन नज़र चुराती बिदक कर अपनी जगह से उठी। ऐसी कोई बात नहीं है मीशा, हम सिर्फ कज़िन हैं। प्लीज़ तुम इकरार के सामने ऐसी कोई बात ना करना। हाय, एक ही सांस में कहती वो बाहर निकल गई। मीशा उसे पीछे से पुकारती रही, मगर वो नाराज़ होती उदासी से यूनिवर्सिटी के पीछे हिस्से की जानिब जा रही थी। उसने कदरे वीरान हिस्सा देखकर एक गंदे से बेंच पे बैठने के लिए जगह बनाई और फिर वहां बैठकर धूप में चमकती पुरानी इमारत को देखने लगी। सामने ही यूनिवर्सिटी से मलहका अस्पताल का पुराना वार्ड था, जिसको दोबारा से रीन्यू किया जा रहा था और जहाँ से हर वक्त बस खटखट की आवाज़ें आती रहती थी। अजीब सी वीरानी में ईंटें तोड़ने की आवाज़ अजीब महसूस हो रही थी। कशमाला ने सर बेंच पे डाला और फिर सर पे उजड़ते दरख्त को हसरत से देखने लगी। कशमाला, तुम्हें इकरार से मोहब्बत है ना? मीशा की आवाज़ कानों में गूंजी तो वो परेशान होती फ़ौरन सीधी हो गई। कैसी बात कह दी पागल मीशा ने। भला मैं मोहब्बत कैसे कर सकती हूँ? उसके हवासों से लगता था कि वो मीशा की बात से डिस्टर्ब हुई है। क्यों? तुम क्यों नहीं कर सकती मोहब्बत? उसके दिल ने फ़ौरन उसको आंखें दिखाई थी। कशमाला ने आंखों की खुद से ही छुपाने को आंखें बंद कर ली और आंखों पे हाथ रखते उन्हें ढक लिया। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती कशमाला, प्लीज़ मेरे साथ मत करो। बात ना करने से तुम अपने आप से नज़र नहीं चुरा सकती कशमाला। तुम्हें उससे मोहब्बत है, ये मान लो, और फिर देखना सब कुछ बदल कैसे जाता है। वो तुम्हारा शौहर है, कोई नामहरम तो नहीं। उसकी गुफ्तगू अपने आप से ही थी। मैं बस डरती हूँ मोहब्बत से और लोगों से। आंसू मुतवातिर अब उसकी आंखों से निकल रहे थे, जिन्हें वो छुपाने या साफ करने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। हाँ, तुम डरती हो, लेकिन लोगों से, मोहब्बत से नहीं।
नहीं है मुझे उससे मोहब्बत। उसने फ़ौरन अपने दिल को डांट दिया। पागल, अगर उससे मोहब्बत नहीं है तो हर वक्त उससे इतना चिपकी क्यों रहती हो? हर वक्त उसके साथ रहना, उसकी हर बात को तवज्जो से सुनना। उसके आने के बाद तो तुम अरीशा को भी भूल गई हो कशमाला। यही तो मोहब्बत है। जो शख्स तुम्हारी खातिर अपनी आवारा गर्दियाँ छोड़ चुका, तुम्हें उससे मोहब्बत है और उसमें कुछ बुरा नहीं है। कशमाला ने हार कर अब की बार गहरा सांस लिया और फिर आंसू साफ किए। हाँ, मुझे मोहब्बत है, लेकिन महज मोहब्बत से क्या होता है? वैसे आपको मेडिकल के बजाय शॉप्स में होना चाहिए था। उसामा क्लास फेलो की बात पे कशमाला ने गरम गरम कॉफ़ी के मग को मेज़ पे रखते कुछ नागवारी से पहलू बदला था। वो अभी वहाँ आकर बैठी ही थी जब वो आकर बैठ गया और अब अजीब बातें करके उसे परेशान करने वाला था। आप जैसे चेहरों की वहाँ बहुत ज़रूरत है। मेरे ख्याल में मेरी काबिलियत की मेडिकल में भी जगह बन जाएगी। उसके लहजे से महसूस हुआ था कि वो असामा की वजह से गैर आरामदेह है। मुझे यकीन है, लेकिन मेरा मशवरा माने, मॉडलिंग भी शुरू कर दे। अगर आप कहीं तो मैं बात करूं। मेरे कुछ दोस्त शोबिज़ में हैं। ऑफ़र देने के साथ ही उसने अपना फ़ोन भी निकाल लिया था। कशमाला ने गैर आरामदेह होते अतराफ़ में देखा था। अगर यहाँ इकराज बिन हाथ होता तो यकीनन इसकी हड्डी पसली तोड़ चुका होता, मगर शुक्र कि इस वक्त वो यहाँ नहीं था। वो शायद किसी काम के सिलसिले में कहीं आगे पीछे हुआ था। वैसे मैं अक्सर सोचता हूँ कि आप संजीदा इतनी अच्छी लगती हो तो मुस्कुराती कैसी लगती होगी। कशमाला की घूमती गर्दन एक लम्हे में वापस सामने को हुई थी। उसने होठ काटते अपना बैग उठाना चाहा जब उसामा की अगली बात पे उसके वजूद से सर्द लहर उठी। अगर आप फ्री हैं, मेरा मतलब है अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी अम्मी को आपके घर भिजवा दूँ। वो मज़ीद वहाँ रुक ना सकी, फ़ौरन कैंटीन के खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसका चेहरा एकदम से मज़ीद संजीदा हो चुका था। उसने इकरार से कहा था कि कॉलेज में वो किसी से निकाह का जिक्र ना करे और वो नहीं मान रहा था। लेकिन अब अगर आज उसे इल्म हो जाता तो वो कितना गुस्सा होता। वो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ जा रही थी जब आवाज़ देते उसामा ने बेसाख्तगी में उसका बैग खींचा तो कशमाला एकदम से खौफ में चीखी थी। और यही वो वक्त था जब इकराज बिन हाथ कैंटीन में दाखिल हुआ था और उसने शदीद गुस्से में आते साथ ही बढ़कर उसे कॉलर से पकड़ा था। इकराज को देखकर कशमाला का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। आंसू निकलते उसके कदमों पे गिरने लगे। मेरी बीवी को रोकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारा गोश्त चील कौवे को खिला दूंगा। उसने कॉलर से पकड़ते जो पहला जुमला बोला उसने कैंटीन में खड़े हैरान लोगों को मजीद हैरत में डाल दिया था। जबकि सामने खड़ा बेचारा उसामा अभी इस इंकशाफ से ही बाहर निकला नहीं था कि कशमाला इकराज की बीवी है। जब इकराज ने रखकर मुक्का उसके मुंह पे मारा और फिर उसके बाद क्या हुआ, इसमें देखने की हिम्मत ही नहीं रही थी। वो रोती मुंह पे हाथ रखे वहां से भाग आई, जबकि हुजूम में खड़ी मीशा और राहिम को हार्ट अटैक आते आते बचा था। कहा था ना कि इन दोनों के बीच में कुछ तो है। मुस्कुराकर राहिम ने मीशा के कान में कहा तो मीशा ने जवाबन सर हिला दिया था। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।